2024 का चुनाव परिणाम काफ़ी चौंकाने वाला रहा। जैसे बिहार में इंडिया गठबंधन की बात करें तो उनका खाता भी खुला और कई दिग्गज जो हैं बिहार में चुनाव हार गए। एक तरफ जहां रामकृपाल यादव की बात करें पाटलिपुत्रा से तो मीसा भारती से वो चुनाव हार गए, जहां लगातार 2 बार से रामकृपाल यादव मीसा भारती को चुनाव हरा रहे थे। वहीं आरा में बात करें तो मिनिस्टर रह चुके आर.के. सिंह, उनको सीपीआई एमएल से करारी शिकस्त मिली है, हार का मुंह देखने को पड़ा है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा काराकट से वहाँ पे वो सीपीआई-एमएल से हारे हैं। और सीपीआई-एमएल की बात करें तो इस बार 2024 के चुनाव में सीपीआई-एमएल का भी खाता खुल गया है। 2 सीटों पे बढ़त मिली है, सीपीआई-एमएल को 2 सीट जीते हैं। और वहीं आरजेडी का भी, जो 2019 में आरजेडी की बात करें तो 1 सीट भी नहीं थे आरजेडी के पास, उसके पास भी 4 सांसद जीते हैं आरजेडी के। और वहीं कांग्रेस के, जो कि 2019 में कांग्रेस 1 सीट जीती थी किशनगंज की, लेकिन इस बार किशनगंज के अलावे कटिहार और सासाराम में भी कांग्रेस ने जीत हासिल की है। तो कहीं ना कहीं जीत के अलावे कई ऐसे दिग्गजों के सीट है, वहाँ पे करारी शिकस्त इंडिया गठबंधन के तरफ से एनडीए को मिला है। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के लिए जमीन अलॉट करने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना आदेश दे दिया है। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि जिस जगह पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, उस जमीन पर दावा आम आदमी पार्टी नहीं कर सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी को भी यह अधिकार है कि बाकी राजनीतिक दलों की तरह उसे भी दफ्तर के लिए जमीन मिलना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जमीन अलॉट करने को लेकर 6 हफ्ते का समय दिया है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून तक दफ्तर खाली करने का आदेश दिया है। अब देखना होगा कि क्या 15 जून से पहले आम आदमी पार्टी को अस्थायी तौर पर ही सही जमीन अलॉट हो पाता है या नहीं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन हुक्म सिंह के साथ गोपाल कृष्ण। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप कर दिया है और कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। वहीं ग्वालियर अंचल की बात करें तो ग्वालियर अंचल के गुना की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली सीट पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के प्रत्याशी से 5 लाख से अधिक मतों से अपनी जीत हासिल करते हुए अपने प्रतिद्वंदी को हराया। वहीं ग्वालियर अंचल की ग्वालियर सीट की बात करें तो भारत सिंह कुशवाहा भाजपा प्रत्याशी ने कांग्रेस के प्रत्याशी प्रवीण पाठक को 71,000 से अधिक मतों से परास्त किया। वहीं मुरैना सीट पर शिवमंगल सिंह तोमर ने 50,000 से अधिक मतों से अपने प्रतिद्वंदी को हराया। वहीं भिंड लोकसभा सीट की बात करें तो दूसरी बार चुनावी मैदान में रही भाजपा प्रत्याशी संजय राय ने वरिष्ठ नेता फूल सिंह बरैया को 50,000 से अधिक मतों से हराते हुए अपनी सीट को काबिज किया। वहीं इस पूरे चुनाव में आपको बता दें, विधानसभा चुनाव में जिस तरह का भाजपा का प्रदर्शन रहा, यानी कि इस अंचल से आधी सीटें कांग्रेस और भाजपा को हासिल हुई थी, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी एक भी सीट हासिल नहीं कर सकी और भाजपा का अच्छा प्रदर्शन होने के कारण पूरे अंचल भर सहित प्रदेश में 29 की 29 सीटों पर भाजपा काबिज हुई। वहीं इस जीत को ग्वालियर के लोकसभा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा ने मोदी की गारंटी की जीत बताते हुए नजर आए। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस को 234 सीटों का आंकड़ा मिला है, लेकिन अभी भी बहुमत से 234 का आंकड़ा काफी दूर है और अब करीब करीब जो एक डिफरेंस है वो ज्यादा नजर आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद इंडिया अलायंस की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें तमाम इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं, जिनके प्रमुख नेता हैं, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा कि कैसे विपक्ष को मजबूत करना है। हालांकि सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि कल से ही चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर डोरे डालने कांग्रेस के द्वारा शुरू कर दिए गए थे, लेकिन दोनों ही एनडीए की बैठक में पहुंचे हैं, जिससे उम्मीद कम है कि अब कोई बात बन पाएगी, क्योंकि दोनों ही पहले यूपीए साथ ही साथ एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन दोनों बड़े नेताओं ने अब तय किया है कि वह एनडीए के साथ ही रहेंगे। अब ऐसे में इंडिया अलायंस कोई दोहराने बात नहीं है कि मजबूत स्थिति में उभरा है और 234 का आंकड़ा उनके पास है।
लेकिन सरकार बनाने से अभी काफी दूर है। इसलिए इंडिया अलायंस आगे की रणनीति पर विचार विमर्श करेगा कि कैसे किन किन मुद्दों पर आगे सरकार को घेरना है, क्या रणनीति होनी चाहिए और क्या स्ट्रेटेजी आने वाले इस चुनाव को लेकर होनी चाहिए। इस पर विचार विमर्श किया जाएगा, ना कि सरकार का गठन किस प्रकार हो, क्योंकि नंबर नहीं है और उसके साथ ही साथ जो उम्मीदें थी और अन्य दलों से वो भी कम नजर आ रही हैं। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि कब सरकार का गठन होता है और क्या कुछ मंत्रिमंडल के अंदर किस दल को कितनी प्राथमिकता मिलती है। कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। मध्य प्रदेश में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया है, सभी 29 सीटों पर विजय प्राप्त की है, मगर कहीं ना कहीं वोट शेयर की बात जब आती है तो भारतीय जनता पार्टी 10% वोट मध्य प्रदेश में बढ़ाना चाहती थी, मगर कहीं ना कहीं उसमें वो सफल नहीं हो सकी है। मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो 2019 में भाजपा का वोट शेयर 58% था, मगर 2024 में 10% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था, मगर बढ़ा है मात्र 1.28% वोट शेयर बढ़ा है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का लगभग 2% से ज़्यादा वोट शेयर घटा है, जबकि बीएसपी जो बहुजन समाज पार्टी है उसका वोट शेयर 0.9% वोट शेयर बढ़ा है। और नोटा का भी वोट शेयर बढ़ा है, क्योंकि इंदौर में जमकर नोटा बटन दबाया गया था। 2019 में वोट शेयर के मामले में नोटा 0.92 था, मगर इस बार 1.40 हो गया है। वहीं अगर हम कैंडिडेट्स के रूप में वोट शेयर की बात करें तो इंदौर में सबसे ज़्यादा वोट शेयर के साथ शंकर लालवानी जीते हैं, 78.54% वोट शेयर रहा है। वहीं विदिशा में शिवराज सिंह चौहान दूसरे नंबर पर रहे हैं, उनका वोट शेयर 68.49 रहा है। वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, खजुराहो संसदीय सीट से चुनाव लड़े हैं, उनका वोट शेयर 67.75 रहा है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया भी 67.21% वोट शेयर के साथ काफ़ी अच्छे मतों से जीते हैं। दोनों ही, चाहे वीडी शर्मा हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, 5-5 लाख वोटों से जीते हैं, जीतों के अंतर से जीते हैं। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ज़्यादातर प्रत्याशी लाखों वोट से जीते हैं। सिर्फ 4 प्रत्याशी ऐसे हैं जो कि 50,000 से ज़्यादा के मतों से जीते हैं। सबसे कम जीत जो हुई है वो 52,000 से ज़्यादा वोटों की मुरैना में जीत हुई है, और सबसे बम्पर जीत हुई है वो इंदौर में शंकर लालवानी की हुई है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी जीत कही जा सकती है, और 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, और एक क्लीन स्वीप मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार किया है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर एनडीए दल के नेता चुन लिए गए हैं। प्रधानमंत्री एनडीए दल के नेता चुनने के बाद अब राष्ट्रपति को समर्थन पत्र की कॉपी सौंप दी गई है। इसके साथ ही अब 8 तारीख को यानी 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के नेता के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ लेंगे। इससे पहले दिल्ली में आज कैबिनेट की अंतिम बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री ने 2 प्रस्ताव को पारित किया। एक तो 17वीं लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया गया और उसका आशय का प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेज दिया गया। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने 2.0 मोदी सरकार 2.0 के रूप में, एक प्रधानमंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया, यानी अगली सरकार बनाने का रास्ता साफ कर दिया। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों का धन्यवाद किया और कहा कि सभी ने खूब मेहनत लगा के काम की, और राजनीति में उतार चढ़ाव आता रहता है, ये नंबर गेम का खेल चलता रहता है, लेकिन किसी को हतोत्साहित होने का जरूरत नहीं है और मेहनत लगा के आगे भी काम करना है। तो साफ है, न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हौसला अफजाई की मंत्रियों को, उन मंत्रियों को भी जो चुनाव हार चुके हैं, उन मंत्रियों को भी जिनको आगे कैबिनेट में जगह मिल रही है, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने आगे का रास्ता भी प्रशस्त कर दिया है। क्या मधुर के साथ कमलेश सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। महाराष्ट्र के भीतर बीजेपी को लोकसभा में कम सीटें मिलने के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस हार की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली है। देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उनके नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने अच्छा काम किया, लेकिन शायद वो सारी स्थिति को भांपने में असफल रहे और इसलिए उन्हें इस हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और वो हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने उप मुख्यमंत्री पद के इस्तीफे की पेशकश कर दी। फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आला कमान को वो इस बारे में कहेंगे कि वो फिलहाल सरकार में मिली जिम्मेदारी को वापस ले लें,
जिसके बाद संगठन में वो फुल टाइम काम करने पाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में महाराष्ट्र के भीतर विधानसभा के चुनाव हैं और ऐसे में अगर वो अभी से संगठन पर ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित तौर पर आगे दिक्कत हो सकती है। हालांकि इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि हार की जवाबदेही सामूहिक है और तीनों ही पार्टियों की जिम्मेदारी हार की लेनी चाहिए। ऐसे में अकेले देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, बल्कि वो खुद देवेंद्र फडणवीस से बात करेंगे और इसका रास्ता निकालेंगे ताकि भविष्य में विधानसभा चुनाव के दौरान महायुति अच्छी तरीके से चुनाव लड़े और फिर से एक बार महाराष्ट्र की सरकार बनाने में कामयाब हो। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। कल हुई लोकसभा चुनाव की मतगणना में इंदौर ने 2 रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। पहला रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का है और दूसरा रिकॉर्ड नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिलने का है। इंदौर में कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने आखिरी वक्त में अपना नाम वापस ले लिया था और भाजपा ज्वाइन कर ली थी, जिसके चलते कांग्रेस ने नोटा का प्रचार किया था। इस कारण से नोटा को काफ़ी ज़्यादा वोट मिले हैं। वहीं भाजपा के शंकर लालवानी 11,75,000 वोटों से जीते हैं। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को 51,000 से कुछ ज़्यादा वोट मिले हैं। मतदाताओं का आभार मानते हुए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इतनी बड़ी जीत के लिए कहीं ना कहीं अक्षय कांति बम को भी धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि यदि वे मैदान नहीं छोड़ते तो भाजपा को इतनी बड़ी जीत नहीं मिलती। साथ ही कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि यह जीत का रिकॉर्ड इतना बड़ा है कि इसे तोड़ना आसान नहीं होगा। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कल बाजार में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। 4 साल का रिकॉर्ड टूटा है कल बाजार के गिरावट में। ऐसे में कह सकते हैं कि कल निवेशकों को भारी नुकसान भी हुआ है, लेकिन आज जब बाजार खुला तो रिकवरी के साथ खुला है। सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, निफ्टी में सभी में रिकवरी देखी गई। अगर बाकी सेक्टर्स की बात करें तो उसमें भी रिकवरी देखी गई, फिर चाहे वो निफ्टी बैंक हो या फिर एफएमसीजी हो या फिर रियल एस्टेट हो, सारे सेक्टर्स में आज रिकवरी देखी जा रही है। लेकिन कयास ये लगाया जा रहा है कि क्या आगे आने वाले वक्त में बाजार में जो रिकवरी है वो जारी रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से कल भारी गिरावट बाजार में दिखाई दिया है उससे निवेशकों को नुकसान हुआ है। इसके साथ ही जो बाजार के एक्सपर्ट हैं उनका ये कहना है कि जब तक एक स्थिर सरकार नहीं बन जाती तब तक बाजार में उतार चढ़ाव का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। ऐसे में लोगों को, जो निवेशक के जो पैसे लगा रहे बाजार में, वो थोड़ा धैर्य रखे। ऐसे में ये देखना होगा कि जिस तरीके से बाजार में आज रिकवरी देखा गया है क्या आगे भी जारी रहेगा। कैमरामैन घनश्याम के साथ मैं आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस।